आसाम विधानसभा चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर कांग्रेस बेहद आक्रामक है। उनको घोटालेबाज कहा, उनकी पत्नी को बताया कि उनके तीन पासपोर्ट हैं और इसके लिए बाकायदा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन्होंने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दिल्ली में और गुवाहाटी में, यानी दोनों जगह बात रिपीट की और बाकायदा उसमें पासपोर्ट की एक इमेज चलाई। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा काफ़ी गुस्से में आए, उन्होंने कहा ये सब फर्जी है और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद पुलिस दिल्ली आती है, आसाम की और दिल्ली पुलिस के साथ दबिश देती है, रेड करती है और वहाँ पर उसका पुलिस का दावा ये भी है कि उनके घर पर, पवन खेड़ा के घर पर, पवन खेड़ा तो नहीं मिले लेकिन उनके घर पर काफ़ी आपत्तिजनक दस्तावेज मिले। लेकिन इस मामले में चूँकि कानून क्या कहता है और वास्तव में पवन खेड़ा किस तरीके से कानून से उलझ रहे हैं या किस तरह का रिलीफ ले सकते हैं, ये सब समझने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वकीलों का पैनल, विशाल सिंह चंदेल जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और सूरज कुमार झा जी। शुरू करते हैं सर, ये जो मुकदमा हुआ है, ये किस तरह का मुकदमा होता है, किन धाराओं में होता है? पुरानी तो कुछ हमें थोड़ी बहुत याद है, अब बीएनएस का क्या है? देखिए, आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां चुनावों में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इनका वायलेशन किया जा रहा है और इसी वायलेशन के तहत ऐसे हेट स्पीच दिए जा रहे हैं जो पर्सनल एलिगेशन के तौर पर लगाया जा रहा है। और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है या किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए कि किसी की मानहानि हो। जिस तरीके से कल एक बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें साफ साफ कहा गया कि उन्होंने जो 2 पासपोर्ट दिखाए हैं फर्जी तरीके से, वो किसी और महिला का पासपोर्ट जो खोया हुआ था उसका नंबर शो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बेसलेस एलिगेशन लगाने से पहले किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना बहुत ही हाई टेक हो गया है और सब चीज ऑनलाइन डाटा अवेलेबल है। और अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसकी पूरी कॉपी तो नहीं आई, लेकिन मोस्ट पॉसिबल है कि इनमें डिफामेशन का केस शामिल होगा, इनमें क्रिमिनल इंटिमिडेसी का केस शामिल होगा और पर्सनल कैरेक्टर के ऊपर जो एक प्रहार किया गया है उसका केस शामिल होगा। और मुझे लगता है कि इन सब केसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए असम की पुलिस आज छापा मारी थी और इसी में उनको गिरफ्तारी के लिए चाहती थी। लेकिन अब सत्येंद्र अंतिल के जजमेंट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ही क्लियर हो चुका है कि किसी की गिरफ्तारी से पहले अगर ऐसे ऑफेंस है जो 7 साल से नीचे के हैं तो उसे 35A का नोटिस देना पड़ेगा। हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी नोटिस सर्व हो गया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर कोर्ट इन्हें शिकंजे में लेगी। हमारे साथ एक और वकील साहब हैं सूरज कुमार झा जी। जिस तरह विशाल सर ने बताया कि अगर 7 साल से नीचे का वो है तो एक नोटिस देना होगा 35A का जो बताया। तो आसाम की पुलिस को, मैं भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सही बात बोले, इतना वहाँ इलेक्शन वाला स्टेट है, छोड़ करके उसको और इनको जो पवन खेड़ा को ढूंढने चली आती है, क्या वास्तव में ये धाराएं इतनी महत्वपूर्ण है कि आसाम की पुलिस फटाफट 24 घंटे के अंदर फ्लाइट से आए और ये सब गिरफ्तारी की कोशिश करे और ये सब करे, छापामारी करे? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक धारा, संगीन धारा है। इसमें एक ये है कि पासपोर्ट फर्जी बनाए गए हैं, ऐसा। उसमें देखिए 3 इनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया उसमें आरोप लगाया कि इनकी जो पत्नी हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी, उनके नाम पे 3 पासपोर्ट हैं, जिसमें एक इजिप्ट ने कंफर्म कर दिया कि उनके तरफ से कोई पासपोर्ट नहीं है और ये फेक है। अब ये जांच करना पड़ेगा कि फेक किसने बनाई, कैसे बनाई। और 2 निशान की और है जिस पे भी जांच चल रही है और हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है कि हम जो इसको जांच करवा रहे हैं। इस बीच में एफआईआर हुई है। एफआईआर में जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं वो एक गैर जमानती अपराध है और उसके लिए ना एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, होगा, मतलब नॉन बेलेबल केस है वो। उसमें आपको ये जो पासपोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई कागज मैं बनाता हूँ फर्जी, तो उसमें मेरे में कागज, नॉर्मल कागज बना लेने में, कुछ फर्जी कागज बनाने की धाराओं में और पासपोर्ट बनाकर दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल अंतर है, क्योंकि आप उसके दम पे आप कहीं बाहर जा सकते हैं। पासपोर्ट इसलिए थोड़ा संजीदगी है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट के अकॉर्डिंग आप गवर्न होते हैं और उसके लिए आप विदेश जाते हैं, फिर वहाँ कोई क्राइम होगा तो फिर आपके देश की बेइज्जती होगी, बहुत सारा है, तो वो ज़्यादा संजीदा मामला है। इसमें पवन खेड़ा के पास एक लीगल रेमेडी यह है कि चूंकि असम में एफआईआर हुआ है और अभी वो उनके असम पुलिस दिल्ली आई, उनके घर पे आवास पे छापा दबिश दी है, तो पता चला कि वो हैदराबाद में है। इस बीच में कानून ये कहता है कि अंतरिम जो है जमानत वो फाइल करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। उसमें एक स्पेशली है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, यानी अभी वो हैदराबाद के किसी सेशन कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जजमेंट आया प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, यहीं पे 2024 का जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा है कि कभी भी कोई, अगर आपको एप्रीहेंशन है कि किसी भी अदर स्टेट में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो उस एफआईआर की गिरफ्तारी से बचने के लिए आप अपने जहां पे जिस स्टेज अभी आप हैं वहां एक ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए और इसका आपको अरेस्ट का प्रोटेक्शन रहेगा, नहीं होगा अरेस्ट। और उस जहां पे एफआईआर हुई है
उस थाने का जो सेशन कोर्ट होगा, यानी असम का सेशन कोर्ट, वहां जाके आपको रेगुलर एंटीसिपेटरी बिल लेना पड़ेगा। मीनवाइल चाहे तो यहाँ से हैदराबाद से ले सकते हैं और हम असम से हैदराबाद से भी ले सकते बिल्कुल हैं। ले सकते या ये हैं। कहा जाएगा निवास उनका दिल्ली में, दिल्ली से ही नहीं ले। नहीं, दिल्ली आप से भी जहाँ भी हैं, जहाँ 1% आप जहाँ पे हैं, अभी आप हैदराबाद में हैं जैसे आप कहते हैं ट्रांजिट बेल, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांजिट बेल नहीं, ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। एक ट्रांजिट बेल ये होती है कि कहीं जा सकते हो आप बेल के लिए, एंटीसिपेटरी बेल होती है आपको गिरफ्तार ही नहीं हुआ है तो उनको गिरफ्तारी से चूंकि बचना है, क्योंकि उनको एक धारा जो लगी है संजीदगी 468 471 वो सारी चीजें, उसमें एक धारा जो गैर जमानती है, उसके लिए उनका एंटीसिपेटरी बेल लेना ही लेना पड़ेगा। कारण क्या है कि अब जो पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हुआ, इजिप्ट ने डिक्लाइन कर दिया, तो अब 2 पासपोर्ट और जांच पे के दायरे में है कौन सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जांच होगी और ये चूंकि और कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में भी ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में बहुत फर्क सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर एस्टैब्लिश कर दिया। अभी जो पवन खेरा कर रहे हैं सारा कुछ, इसमें मैं मानता हूँ कि डिफॉर्मेशन में कोर्ट मानने वाला अपराध भी है। इस तरीके से किसी महिला के बारे में कैरेक्टर एसेसिनेशन और सारी चीजें नहीं लगानी चाहिए था। हाँ, पवन खेरा को अगर ये करना ही था, लीगल वे ये था कि आप कंप्लेंट फाइल करते, उसकी जांच जो है आप या तो पासपोर्ट ऑफिस से, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिस से आप आरटीएच से मांग अगर उनके पास सूचना थी तो उस बारे में लीगल वे में जाते, लेकिन इस तरीके से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी को कैरेक्टर को खराब करना, ये कहना कि वहाँ पासपोर्ट है भाग सकती है, गलत है। कार्रवाई होगी। इनके लीगल रेमेडी यह है कि आप ये जाएं एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें, अल्टीमेटली इनको आसाम से ही लेना पड़ेगा। ये चीज़ जो बात आई, जैसे आपने बताया कि उन्हें सुविधा तो है लेकिन अंत में जाके, लेकिन जब वो आसाम जाएंगे एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, तब तक के लिए, जब तक आप मुख्य कोर्ट में नहीं जाते हैं, अब डिसीजन वहाँ का कोर्ट फाइनल करेगा, आगे आप जी क्या आगे आप जेल जाएंगे या आपकी बेल कंटिन्यू रहेगी, परमानेंट हो जाएगी, यही तो होता है। मैं गलत हूँ? तो ये नहीं एक रिलीफ मिल सकता, उसमें कितना क्या समय होता हो कि इतने समय में जा सकते हैं या ऐसा कुछ नहीं, होता है? मुझे लगता है कि उसमें किसी भी समय जा सकते हैं और इसमें एंटीसिपेटरी बेल बहुत ही आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ऑफेंस ऐसा सीरियस नहीं है जिसके लिए कि कोर्ट मना करे। और प्राइमा फेसी अगर कोर्ट देखती है कि कोई भी चीज चुनावी समय में हुआ है तो उसके लिए ट्रायल के पूरे प्रक्रिया को पूरा करके ही ऑनरेबल कोर्ट उनको जेल में भेजने का काम करती है। अभी जो देखा जा रहा है कि असम में चुनाव है और उसके साथ साथ इनका जो बयान आया है, कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है एज एन एडवोकेट कि ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसमें कि उनकी मान को हानि पहुंची हो। जेल ही चले जाए। जी, अभी तुरंत जेल जाने का कोई आरोप नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर मानहानि का केस लंबा चला ट्रायल में तो हो सकता है तो आगे वही वाला तो केस आगे होगा तो होगा। जी, जैसे अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल का हुआ था, जिसमें 10 करोड़ रुपए ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे मानहानि के लिए देने में, बाद में उन्होंने सुलह कर लिया, केजरीवाल जी जाके अरुण जेटली जी से माफी मांग लिए थे, तो फिर मामला खत्म हो गया। तो ये देखिए, जो कानूनी स्थिति हमने समझाई, ये जो बातें हैं वो अलग है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह कहा कि मैं पवन खेड़ा को जेल में डालूंगा, जेल में भेजूंगा, पुलिस तो भेज दी है, लेकिन कानून वो कहता है, जो वकीलों ने बताया है वो तरीका है, उनके बचने के रास्ते हैं। अभी इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है कि उनको तुरंत पुलिस जा करके कुछ समय जेल में डाल सके, उनके पास काफ़ी वक्त है इसको लड़ने का और समय काफ़ी चीज़ों का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कैसे समझते हैं इस पूरे प्रकरण को, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष ठाकुर था, शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.